गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब क्लास और ऑनलाइन क्लास। चलिए, तो हमारा हर दिन की तरह आज का भी एज़ यूजुअल वर्ड्स ऑफ द डे है। और पहला जो है वो आज का हमारा है जलेबी बीन। लास्ट डे हम लोगों ने जलेबी की इंग्लिश जलेबी पढ़ी थी, याद होगा आपको। बाकी वो फनल की एक भी हो सकता है, बट हमें नहीं बोलना चाहिए। तो उसी प्रकार जलेबी फल का आपको बता दें कि जलेबी फल होता है इंग्लिश में जलेबी बीन। ये भी, इसमें भी कंट्राडिक्शन है। वैसे इसके बॉटनिकल नेम पे आ जाइए, जब आप ढूंढेंगे गूगल पे आपको, तो यहाँ पिक्चर में मैं दे रहा हूँ। तो पहले चलिए इस पे बात कर लेते हैं, है ना। ये है पिथेसेलोबियम, है ना, डुल्से बीन। ये इसका बॉटनिकल यानी साइंटिफिक नेम है। इस नेम से जब आप सर्च करेंगे या जलेबी का फल वगैरह से सर्च करेंगे, पिक्चर में भी दिख रहा होगा, ये पेड़ पर फलने वाला होता है इस प्रकार का। तो इसको इसमें दिया हुआ आप सर्च करेंगे तो इसके दो और नाम है, मतलब कुछ भी नाम हमने यहाँ जलेबी बीन दिया। ये देखिए, मोस्ट पॉपुलर की बात मैं करूँगा। बाकी यहाँ दिया हुआ इसका मैड्रास थॉर्न यानी मद्रास का कांटा। इसके अलावा इसका मनाली टेमरिन यानी मनाली का इमली। तो ये सब नाम ऐसे हैं, बट ये जैसे परवल जब बताऊंगा तो बताऊंगा उसकी परवल की इंग्लिश, तो मैं बोलता हूँ इंग्लिश। परवल की ज़बरदस्ती का इंग्लिश तो पॉइंटेड गोड, क्योंकि गोड तो बहुत सारे हैं। और थुथुरोलॉजी का इंग्लिश परवल का तो ट्रिकोसेंथिस डिओई का, वो थुथुरोलॉजी का क्यों है वो जब बात करेंगे तब। इसी प्रकार से जो मैं आपको बता रहा हूँ आप सर्च करें उसको, ऐसी बात नहीं है। हम लोगों ने, आपको भी किसी टीचर ने वो पम्पकिन मीन्स कद्दू माने वो सब्जी वाला सिखाया होगा, तो ऐसा थोड़ी है। तो इसलिए विश्वास करने से पहले ये विदेशी भाषा है, हमें थोड़ा सा जांच पड़ताल करना चाहिए। आजकल तो सस्ता डेटा का ज़माना है, जिसका यूज़ हम लोग एक दूसरे की शिकायत और नेताओं पे करने के लिए जो है हम करते हैं। जब महंगा था तो कोई ऐसा कमेंट नहीं आता था, सस्ता है तो इसका केवल मिसयूज़ ना करें, यूज़ भी करें। चलिए सर, अगला है हमारा स्टीपल। स्टीपल मीन्स मीनार और DOME डोम मीन्स गुम्बद। अब ये ध्यान करेंगे दो बातें कि ये दोनों मीनार और गुम्बद, अक्सर आपको कन्फ्यूज़न होगा। हिंदी में भी यदि बात करें दोनों एक जैसा। चलिए पिक्चर दिखाता हूँ आपको। स्टीपल का पिक्चर आपको नज़र आ रहा होगा। स्टीपल माने मीनार, तो नहीं याद रहे तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, जैसे कि कुतुब मीनार। कुतुब मीनार कैसा है, तो वो लंबा है। तो इसी प्रकार किसी बिल्डिंग का जो एकदम सीधा ऊपर की ओर लंबा वाला जो पोर्शन होगा वो स्टीपल कहलाएगा। अच्छा, वो मंदिर का भी वैसा डिजाइन आपको मिलेगा, ठीक है। अब आ जाइए दूसरा, डोम, है ना। तो डोम माने गुम्बद। गुम्बद क्या, तो ये पिक्चर आप देख रहे होंगे, ये गोल होता है चीज़। ये भी ये मंदिर आपने देखा होगा दो प्रकार का, एक सीधा लंबा ऊंचा की ओर जा रहा है और एक जो ऐसा गोल गोल जैसा। मस्जिद में भी आपको ऐसा रहेगा, बीच वाला। मस्जिद में जनरली दोनों तरफ मतलब चार तरफ जो है वो एक तरह से कह लीजिए तो स्टीपल है, मीनार है, और बीच में जो है गुम्बदाकार होता है, ठीक है। तो इस तरह से करके ये दोनों में डिफरेंस है। एक बात और जो मैं कहता रहता हूँ कि एक ही शब्द के कई अर्थ, मतलब एक ही उच्चारण से एक इस भाषा का शब्द है। जैसे पंपकिन मीन्स कद्दू, तो कद्दू होता कुछ और है, हम कुछ और समझते हैं। कद्दू हिंदी में कुछ और होता है, हमारे यहाँ लोकल में कुछ और होता है। उसी प्रकार डोम, डोम क्या होता है, तो एक जाति भी होता है। डोम क्या है, तो गुम्बद भी। मतलब एक उच्चारण की बात हो रही है, ऐसा नहीं है ना। तो एक ही कई भाषाओं में उसके अलग अलग मीनिंग हो सकते हैं। चलिए सर, अगला हमारा है मैस्ट, है ना। इसको मास्ट नहीं पढ़ेंगे, मैस्ट। खंबा, खंबा क्या होता है, खंबा एरियल, मतलब कोई भी खंबा। वैसे एरियल भी दे सकते हैं, ज़्यादा ऊंचा खंबा होगा तो उसको एरियल कह देंगे। एग्जाम्पल, हाई मैस्ट लाइट्स। ये देखेंगे आप हमारे शहर मुजफ्फरपुर में टावर पे, 0 माइल पे, जो भी मेन चौक चौराहा है वहाँ पर हाई मैस्ट लाइट। हाई माने ऊंचा, मैस्ट माने खंबा, तो ऊंचे खंबे पे लगा, उसमें 8-10 बल्ब लगे रहते हैं, काफ़ी मतलब 1-8 किलोमीटर तक उसकी लाइट होती है। यदि मान लीजिए आप में से कोई दूसरे शहर से है तो वो रेलवे स्टेशन पे जनरली आप बड़ी बड़ी जो फैक्ट्रीज होती हैं उसमें खूब ऊंचा खंबा रहता है, वही हाई मास्ट लाइट है। लोग समझते कुछ। हाँ, ये अलग बात है कि उसमें चूंकि हाई में होगा, दूर तक जाना है तो थोड़ा पावरफुल बल्ब भी होंगे। ऐसा नहीं है कि हम इसी बल्ब को लगा दे तो कहने को हो जाएगा, बट वो रियल मीनिंग उसका वो नहीं हो पाएगा। चलिए लास्ट है हमारा लीज। लीज तो आप लोग जानते होंगे, हिंदी में इसका यूज़ लीज की तरह होता है। वैसे पट्टा एग्जैक्ट हिंदी कहें तो क्या होता है, एक कानूनी करारनामा है, यानी कि एक करारनामा मीन्स अग्रीमेंट है जिसके अनुसार किसी भवन या भूखंड, है ना, कोई चाहे वो मकान हो चाहे वो जो ज़मीन हो, को फिक्स टाइम के लिए किराए पर लिया जाता है या दिया जाता है। तो ये कहते हैं हमने लीज पे दिया है और उसने लीज पे लिया है, ठीक है। तो ये था आज का हमारा वर्ड मीनिंग। जैसा कि पिछले दिन मैंने बताया था, फाइंड आउट जो कल 10 था वही आज है। फिर अगले दिन अब हमारा सब मिक्सड अप वाला रहेगा। तो आज फिर से रिलेटिव प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन और इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स, ये 3 ही छांटने हैं। रेस्ट 10 हैं यार। चलिए, तो पहला नंबर आपके स्क्रीन पर
पहला में क्या करना है, हुज इज़ दिस बुक, क्या होगा इसका, तो इसका हो जाएगा हुज, और क्या होगा ये, तो ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। हुज फिर से आया, लेकिन इसके बाद आप देख रहे हैं कि बुक है यानी नाउन है, ये आपको याद रखना है, तो वो एडजेक्टिव हो जाता है। एडजेक्टिव हम लोग पढ़ भी रहे हैं, आज से हमारा काइंड्स भी शुरू हो रहा है, तो यहाँ पर हुज के बाद नाउन आ गया। यहाँ वर्ब था तो कोई बात नहीं, नाउन नहीं आना चाहिए, और कुछ आ जाए, कुछ भी आ जाए, प्रीपोजिशन आ जाए, कुछ आ जाए, बट नाउन नहीं आना चाहिए। नाउन आ गया तो फिर ये जो है वो इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। वैसे दिस भी प्रोनाउन है, बट हमें छांटना इसमें सिर्फ वो है जो कि मतलब कह रहा है क्वेश्चन में, विच इज़ योर पेन, यहाँ पर विच जो है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन हो जाएगा, जबकि अगले में हुज जो है वो बीच में है, इसलिए यह रिलेटिव प्रोनाउन होगा, सारा मैं बता चुका हूँ। फिर आपको 5th नंबर में विच होगा, जो कि बीच में आया है, कोई क्वेश्चन मार्क भी नहीं है, इसलिए यह रिलेटिव प्रोनाउन है। लेकिन 6 में जो विच है ये आपको इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव है, क्योंकि फिर से अगेन बुक जो है वो नाउन है, जो कि इसके बाद आ गया है। लेकिन अगला व्हाट जो है वह जो है उसके बाद इज है, इसलिए यह व्हाट जो है आपको इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होगा। लेकिन अगला व्हाट जो है वो आपको हो जाएगा इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, क्योंकि इसके बाद वर्क जो है यह नाउन है। आप कहेंगे कि सर वर्क तो वर्ब भी होता है, वर्कड वर्कड है ना, वर्कड वर्किंग वॉक्स है ना, तो ये कैसे हुआ, ये हमें पहचान लेना है कि वहाँ पर वर्क जो रहता है सब्जेक्ट के बाद वर्ब रहता है, यहाँ ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है, ये इसलिए नाउन का काम है। जैसे ये मेरा वर्क नहीं है, आपका वर्क है ना, तो ये नाउन के रूप में ही जो है यूज़ होता है। चलिए अगला है हु अकेला है, इसलिए इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। इसी प्रकार हुज जो है वह भी इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। इस प्रकार का समाप्त हुआ, लेकिन कल जो रहेगा उसमें सारे आपको प्रोनाउन छांटने होंगे। अभी हम लोग पार्ट वाइज 4 और फिर 2 हमने छांटा, बट उसमें ऑल रहेंगे। चलिए, जैसा कि एडजेक्टिव्स के बारे में हम लोगों ने कल चर्चा की थी, क्या की थी, मैं उसको दोबारा यदि आपसे फिर से पूछूँ, एडजेक्टिव्स की वो परिभाषा आपको याद होना चाहिए कि जो एडजेक्टिव के ऐड प्लस इंजेक्ट प्लस आईवी यानी जोड़ने मिलाने वाले को एडजेक्टिव कहते हैं। कुछ भी जोड़े मिलाए वो एडजेक्टिव कहलाएगा। चलिए सामने स्क्रीन पर है तो मैं बोलता हूँ, पहला को मैं छोड़ देता हूँ, दूसरा पूछता हूँ, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी क्या बतलाएगा, क्वांटिटी बतलाएगा माने परिमाण बतलाएगा। एडजेक्टिव ऑफ नंबर क्या बतलाएगा, तो संख्या बतलाएगा। डिमॉन्स्ट्रेटिव क्या बताएगा, तो संकेत बताएगा। पजेसिव एडजेक्टिव क्या बतलाएगा, तो संबंध बतलाएगा। इसी प्रकार से आपको जो है डिस्ट्रीब्यूटिव क्या करेगा, व्यष्टि यानी बांट कर दिखाएगा। इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स क्या करेगा, प्रश्न पूछेगा। प्रॉपर एडजेक्टिव क्या कहेगा, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में बताएगा। एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव क्या करेगा, तो बलदायक, बल देने का, एम्फेसिस करने का काम करेगा। एक्सक्लेमेटरी क्या करने का करेगा, तो विस्मयादि बोधक है, विस्मय कुछ आश्चर्य दिखाएगा। यानी कुल मिलाकर 10 में से आपने 9 में देखा, वो कुछ और ही दिखाएगा। सिर्फ और सिर्फ जो है वो आपको एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी जो है वही सिर्फ गुणवाचक नाम ही, इसलिए गुण लंबा मोटा छोटा पतला हरा गरम ठंडा इत्यादि आदि खट्टा मीठा ये सब जो है सिर्फ इसी का होता है। और हम लोग इसी की परिभाषा समझ लेते हैं कि संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले को विशेषण कहते हैं। विशेषता का मतलब हम लोग समझते हैं यही गुण रूप रंग नहीं, विशेषता यदि हम विशेषता कहते तो ये सारे, उसकी संख्या भी उसकी विशेषता है, उसका संकेत करना भी उसकी विशेषता है। तो इस आधार पर समझे तब तो ठीक है, लेकिन नॉर्मली जो हम लोग समझते हैं वो ठीक नहीं है। तो आज ये 10 के मैंने यहाँ पर ये दिया है कि एडजेक्टिव्स कैन बी डिवाइडेड मैक्सिमम यानी अधिकतम इंटू 8 काइंड्स, यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया 10 काइंड्स है ना। तो यहाँ पर जो है आप लोग जो पिक्चर मैंने भेजी थी उसमें भी ऐसा ही है, तो उसको आप लोग करेक्ट कर लेंगे, 10 काइंड्स हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और तो इसमें देखते जाएंगे। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी का वैसे भी चर्चा कर ही लिया। गुणवाचक विशेषण होता है, क्वांटिटी का परिमाणवाचक होता है, नंबर का संख्यावाचक होता है, डिमॉन्स्ट्रेटिव का संकेतवाचक होता है ना। इसी प्रकार से जो है वो पजेसिव का जो है संबंधवाचक होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव का व्यष्टिवाचक होता है, बांट करके दिखाने वाला, इंटेरोगेटिव प्रश्नवाचक होता है, प्रॉपर व्यक्तिवाचक होता है, एम्फेसाइजिंग बलदायक होता है, एक्सक्लेमेटरी विस्मयादि बोधक। तो आपने देखा एक पहला नंबर जो है सबसे अलग होता है, बाकी जो है वो सब सेम होते हैं। मतलब कहने का मतलब कि और सब में जो है समानता होगी, जबकि ये अलग होता है। तो अलग के लिए थोड़ा ज़्यादा की ज़रूरत होती है, इसलिए मैं पहला पढ़ाना चाहिए मुझे नंबर 1, बट मैं नंबर 2 पर आ रहा हूँ क्योंकि बोर्ड पे कम जगह था। तो कल जो हम लोग उसको पढ़ेंगे उसको थोड़ा डिटेल में हमें पढ़ना होगा। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के कई सारे खासियत, इसलिए 2 नंबर से इतने स्पेस में मैंने इसको हटा दिया है। चलिए तो पढ़ते हैं। एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी क्या होता है, तो शो हाउ मच, ये मैंने अंडरलाइन कर दिया, कितना ऑफ ए थिंग इज मीन्ट, यानी ऐसे एडजेक्टिव जिनसे मात्रा या परिणाम, जो अभी नाउन में हम लोग मटेरियल नाउन पढ़ रहे थे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन पढ़ रहे थे, ये सब नहीं गिनने वाले थे ना, इस प्रकार की चीज़ें है ना। लेकिन वो उन चीज़ों के पहले जो लगा रहेगा वही एडजेक्टिव होगा, बोध होता है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहलाते हैं।
है ना। क्वांटिटी का भी स्पेलिंग थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, लेट नाइट कल तैयार हुआ था इसलिए। चलिए एग्जांपल में, ही हैज मच मनी, आई हैव लिटिल मनी। तो ये जो मच और लिटिल जो है ये आपको क्या है, मनी अनकाउंटेबल है, मटेरियल नाउन है, इसके पहले जो लगा हुआ जो है सो आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। अदर एग्जाम्पल्स में आप है सम, लिटिल, होल, ऑल, नो, एनी, एनफ, ए लॉट ऑफ, प्लेंटी ऑफ, इटीसी। दो नोट भी हैं इसमें पढ़ लेंगे, यह किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले आता है। देख लीजिए, गौर करते चलिएगा, ये किसी न किसी के नाउन या प्रोनाउन के पहले ही आएगा। इसके अलावा इसके बाद केवल अनकाउंटेबल नाउन होगा, यानी न गिनने वाला। अभी मैंने कहा ही आपको ऊपर में कि ये जो है मनी जो है वो मटेरियल नाउन है, न गिनने वाला, या फिर अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो सकता है न गिनने वाला। तो ये दोनों यदि रहेगा तो मतलब तभी मतलब जो है सो हम इस एडजेक्टिव का प्रयोग कर सकते हैं। दूसरी गौर करने वाली बात, बहुत ज़रूरी बात, आप ये एग्जाम्पल देखिए, सम, ये सिर्फ इस एडजेक्टिव में नहीं, ये आपने प्रोनाउन में भी पढ़ा था। अभी मैं एक और एडजेक्टिव में पढ़ाऊंगा, लिटिल फिर से पढ़ाऊंगा, होल पढ़ाऊंगा, ऑल पढ़ाऊंगा, नो पढ़ाऊंगा, एनी पढ़ाऊंगा, एनफ पढ़ाऊंगा, ए लॉट ऑफ पढ़ाऊंगा, प्लेंटी ऑफ, फिर किसी काइंड्स में। अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो इसलिए आज वाला याद रखना है आपको, है ना। क्या कि आज वाला जो है क्वांटिटी है, तो क्वांटिटी में हमें फिर उस दिन हम याद करवाएंगे। क्वांटिटी जो है वो हमेशा मटेरियल नाउन यानी अनकाउंटेबल नाउन के पहले लगता है, जबकि वो यदि होगा तो वो किसी और के पहले लगेगा, इसी का कोई और रूप होगा तो सॉरी। तो इस प्रकार से जो है आपका ये आज का समाप्त हो गया। अब रह गई बात आपको CBSE वालों के लिए, जैसा कि मैंने लिखा था, होमवर्क भी दिया था कि भाई CBSE वाले लोगों को जो है वो मैं पढ़ाऊँगा डीप वाटर। तो जो पहले से हैं वो लोग पढ़ लिए, वीडियो में भेज दे रहा हूँ, तो उससे आप लोग देख लेंगे। बाकी थोड़ी सी मैं चर्चा कर देता हूँ CBSE वालों के लिए। डीप वाटर में क्या है, तो डीप वाटर नाम से ही पता चलता है कि ये जो है गहरा पानी वाली बात है। तो इसके कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं बता दूँ, शॉर्टकट में इस पर चर्चा कर लेते हैं हम लोग। कि ये नरेटर जो होते हैं, है ना, ये विलियम डॉगलस, वो एक बार ऐसे ही बचपन में 3-4 साल के थे तो वो कैलिफोर्निया गए थे। कैलिफोर्निया गए थे तो वहाँ पर, मैं बिल्कुल शॉर्ट में ये बोल रहा हूँ कि रिमाइंड हो जाएगा, जो नए बच्चे हैं वो इसको लाइन बाय लाइन वीडियो के द्वारा जरूर पढ़ें। आप सभी पढ़ लें, बट मैं इसको सम अप एकदम से 2 मिनट में कर देता हूँ। तो वो गए बीच पर छुट्टी मनाने समुद्र किनारे। फिर क्या हुआ, तो एक लहर आई एक, और उसमें जो है वो बह गए, है ना। बह गए मतलब थोड़ी दूर, लहर से कोई डूबता नहीं है। उनके पिता को पता था इससे कुछ नहीं होगा, इसलिए हंसने लगे, लेकिन ये बहुत डर गए, है ना। भाई लहर जो समुद्र किनारे हम लोग होते तो वो तो हल्की होती है, उसमें क्या होगा, वॉश आउट थोड़ी हो जाएगा। लेकिन चलिए कोई बात नहीं। फिर एक बार 10-11 साल के हुए तो इनको थोड़ा सा डर लगा कि भाई स्विमिंग पानी के पास गए तो इनको लगा कि भाई हाइड्रोफोबिया हो गया, यानी फियर ऑफ वाटर हो गया। इन्होंने कहा कि नहीं भाई मैं सीखूंगा, लेकिन ट्रेनिंग ले करके। तो ट्रेनिंग लेना शुरू किया। तो थोड़ा सा पहले ट्राई खुद से किया। तो क्या किया कि एक दिन YMCA एक जो है सो पूल है, वहाँ पर सीखने के लिए जाते हैं। तो एक दिन जो है वो गए तो वहाँ पर कोई नहीं आया था और पानी एकदम क्लीन था, इसे पता चला था कोई अभी तक नहीं आया। तो वेट करने लगा, भाई अकेला हूँ, नया सीखने वाला हूँ, कहीं डूब गया, तो इसलिए वेट करने लगा। तभी एक स्टाउट बिल्ट, एक बड़ा हट्टा कट्टा सा लड़का आया और उसको बोला, ए स्किनी में दुबला पतला को कहते हैं, हड्डी जैसे नॉर्मल में बोले, है ना। और उसको हाउ विल यू लाइक टू बी डक्ड, कि मतलब तैरना कैसा लगेगा। और ये कहते उसको सिटिंग पोजीशन में उठा के फेंक दिया पानी में। भैया स्विमिंग तो ऐसे ही सीखी जाती है, भले ही हम सब भी, मुझे भी डर के मारे मैं नहीं सीख पाया, है ना, कि लगता था डूब जाएगा। लेकिन साइकिल कैसे सीखता है आदमी, जब पीछे से लगता है कि पकड़े हुआ है, जब वो छोड़ देता है फिर भी चलता है, जहाँ ये लगे कि छोड़ दिया तो गिर ही जाते हैं। तो वैसे ही वो अपना मतलब जो है सो, अब क्या हुआ, तो ये पूरे स्टोरी में यही है कि 3 बार वो ट्राई करता है कि भाई मैं जो है निकलूँगा, पूरा उसको स्ट्रेटजी याद रहता है कि नीचे जैसे ही मैं जाऊँगा मेरा पैर सटेगा, वो 9 फीट डीप ही था वो पुल, तो कहने का मतलब मैं उसको जंप करूँगा। लेकिन वो देखा कि भाई जितना मुझे यूजुअल जाना चाहिए उससे मैं ज़्यादा स्लो जा रहा हूँ। भैया ये बायोंट फोर्स आप लोग तो पढ़े ही होंगे, तो वाटर में तो हम धीरे धीरे ही जाएंगे। लेकिन वो इससे सांस जो है सो लेने में तकलीफ होने लगी। तो भैया क्या किया, बिना नीचे पैर सटे ही प्रयास कर लिया ऊपर के लिए पहली बार। लेकिन वहाँ देखा, आँख खोला तो बस येलो टिन्स था, बस पीला पीला पानी था। उसके बाद कोशिश किया वो रस्सी पकड़ने का किनारे वाला, तो हाथ में केवल पानी आया। फिर दोबारा वो नीचे जाने लगा। इस बार कहा कि नहीं भाई, वैसे थोड़ी परेशानी भी हो रही थी, लेकिन कहा कि नहीं बस वो स्ट्रेटजी को भूलना नहीं है। फिर दोबारा उसके पाँव जो है उसमें
सटते हैं। इस बार वो ट्राई करता है, पूरे जंप करता है, लेकिन वो फिर ऊपर नहीं आ पाता है और इस प्रकार से वह जो है फिर से नीचे जाने लगता है। उसका एकदम जो है उसको लगता है कि वो मर गया है, जैसे बस दिल की धड़कन चल रही थी धक धक, जिससे उसे लग रहा था कि मैं जीवित हूँ, लेकिन जो है वो एकदम उसका लंग्स फटने वाला था और उसने जो चिल्लाने का कोशिश किया तो कुछ पानी भी घुटा गया है ना। और तीसरी बार जो है वो नीचे जब जाने लगा तो वो बेहोश हो गया और लगा अचानक से जैसे वो अपनी माँ की गोद में हो। उसके बाद उसे कुछ याद नहीं है। जब आंखें खुली तो पता चला कि लोग उसको उल्टा लिटा करके वो मीटिंग करवा रहे, यानी कि वो अनकॉन्शियस हो गया था, बेहोश हो गया था। इसके बाद जो है बहुत रोया और वो लड़का भी बहुत डर सा गया था। फिर ये घर गया। फिर कुछ दिनों बाद इसने कहा कि यार ज़िंदगी में मज़ा नहीं आ रहा था, फिशिंग नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। फिर उसने अब ट्रेनिंग जो है प्रॉपर तरीके से किया और प्रॉपर तरीके से एक के बाद एक पहले इंस्ट्रक्टर उसको बेल्ट बांध देता था ताकि भाई बिल्कुल डर ख़त्म हो जाए, नहीं भाई खींच लूँगा मैं। फिर हाँ, एक हाथ एक बॉडी पार्ट को परफेक्ट किया और इस तरह से करते करते जो है उसने लगभग 8-9 महीने में वो बड़े बड़े रिकॉर्ड्स बनाते हुए बहुत सारे जगहों पे जो है वो जा कर के वो स्विमिंग सीखा, एकदम से परफेक्ट हो गया। कई बार डर आया बट वो जो है उसको डर को वो कहता था ऐसे, है डर तू मुझे डरा, मैं नहीं डरने वाला। यानी डर के आगे जीत जो कहते हैं, यानी हम सोच ले तो हम कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, यही था। वैसे आप लोग लाइन बाय लाइन पढ़ लेंगे। मिलते हैं कल, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।